एक और यहाँ पे मांग की गई है कि 150 घाटों पर भी नॉन हिंदू लोग जो हैं उनका जाना मना किया जाए, वहाँ पे उनकी एंट्री बैन की जाए। ये कहाँ तक सही है, क्योंकि गंगा तो सबकी है। मक्का मदीना इनके सबसे पवित्र स्थान, उन स्थानों को देखने के लिए गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। अगर कोई ईसाई जाना चाहे, कोई यहूदी जाना चाहे या कोई हिंदू जाना चाहे, बौद्ध जाना चाहे, नहीं जा सकता। उसको धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा। क्यों? दो 2026 में भी आपको लग रहा है युद्ध जो है, चाहे भाई रशिया और यूक्रेन का तो एक लंबे समय से है ना, इसके अलावा भी और जो ये युद्ध चलते हैं, ये अभी और बढ़ने की तादाद पे हैं या अभी स्थिति खराब है, अभी बढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से प्लेनेट पोजीशन है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड के अंदर, उस हिसाब से पिछली बार भी सब लोग यही कह रहे थे 2025 बहुत बढ़िया जाएगा, मंगल का है, मंगल का है। मैं अकेला हर टीवी चैनल पे बोल रहा था 2025 सबसे गंदा जाने वाला है, क्योंकि 2025 में भी ग्रहों का ऐसे ही कंजंक्शन हुआ था। हाँ, क्यों राहु की शनि की युति चली काफी समय तक, फिर ऐसे ही मंगल शनि सूर्य सब इकट्ठे होते रहे। तो वो ग्रहों की जो गति होती है, विस्फोटक योग बना, मंगल केतु इकट्ठे हुए ऐसे, तो उन कंडीशन में यूनिवर्स में जैसे ग्रह आते हैं वैसे ही फिर हमारे ब्रेन को चेंज करते हैं। लेकिन रावत जी, क्योंकि हम 2025 को देखा कि मंगल का साल है, उसमें भी युद्ध देखा, अब 2026 में भी, और धीरे धीरे करके बाकी देशों में भी ये जो टेंशन्स है ना, ये जो बीच में विरोध है, ये बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन बनती है 2026 में? थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि मई जून के बाद में काफ़ी शांति आने की शुरुआत हो जाएगी, तो चेंजेज आएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब ऊपर से कहते हैं ना, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा, ये पूरा जगत ग्रहों के अधीन है। अभी ट्रम्प के भी ग्रह खराब चल रहे हैं, कि इसलिए वो आक्रामक प्रवृत्ति लेके बैठे हैं। तो दूसरे राजाओं के भी ग्रह, प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के भी ग्रह ऐसे ही चल रहे हैं। तो एक दूसरे को हम सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, आक्रामक स्थिति लेके पैदा हुए हैं। जैसे ऊपर से ग्रह कूल हो जाएंगे तो ये सब कूल हो जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। तो अभी मई जून तक तो स्थिति खराब है, उसके बाद स्टारों की गति थोड़ी पॉजिटिव होगी। ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात की है और 2026 जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में अभी 2026 आते ही जनवरी के महीने में एक सबसे बड़ा जो एक पर्व है वो मनाया जाता है मकर संक्रांति के रूप में। क्या खास हो जाता है? क्योंकि कहते हैं ना कि अभी खराब दिन चल रहे हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इसको एक लेमन लैंग्वेज में अगर समझा जाए, क्योंकि शायद आम जनता नहीं समझ पाती कि खराब दिन क्या है, ऐसा क्या ग्रह चाल बदल जाती है जो मकर संक्रांति के बाद कहते हैं कि अब हाँ, अब एक अच्छा फेज शुरू हो गया है। भावना जी, आप भी एस्ट्रोलॉजी जानती हैं अच्छे से, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं आप। मैं आपको समझाता हूँ, इसको लेमेन तरीके से समझाता हूँ। मकर संक्रांति में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, लेकिन फलित ज्योतिष में सूर्य तो स्थिर है, वो किसी राशि में प्रवेश नहीं करता, वो तो अपनी एक्सेस पे मूव करता रहता है। उसके चारों तरफ पृथ्वी मूव करती है। तो फलित ज्योतिष में सूर्य को पृथ्वी की जगह मान लिया है, यानी हमने पृथ्वी को ग्रह नहीं माना, क्योंकि हम उस पर रहते हैं, वो हमारी माँ है। तो ये जो कैलकुलेशंस होती हैं सारी पृथ्वी की होती हैं, सूर्य की नहीं होती हैं। तो अभी जो पृथ्वी है 6 महीने उत्तरायण में रहती है और 6 महीने दक्षिणायन में रहती है। जब जनरल भाषा में हम ये बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण में है और दक्षिणायन में, कि सूर्य ऊपर नीचे तो कभी होता ही नहीं है, सूर्य तो एक जगह एक्सिस पर है। तो अभी तक पृथ्वी जो थी वो दक्षिणायन में थी, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है, ऊपर और नीचे, ऐसे नहीं घूमती। ये जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी इसके ऊपर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये 360 का एलिप्टिकल मार्ग होता है। तो यहाँ 180 डिग्री यानी आधा हिस्सा इस मार्ग का नीचे होता है और आधा हिस्सा ऊपर होता है। तो 6 राशि ऊपर होती हैं, 6 नीचे होती हैं। तो अभी पृथ्वी दक्षिणायन में चल रही है। अभी मकर संक्रांति को यही पृथ्वी उत्तरायण में आ जाएगी। उत्तरायण में आने पर क्या होगी, सूर्य के नजदीक आ जाएगी और सूर्य की रोशनी सीधी सीधी ऊपर आ जाएगी, यानी पृथ्वी ऊपर के उत्तर में आ जाएगी, उत्तर गोल में आएगी। दक्षिण गोल में जब पृथ्वी रहती है तो उस समय लो ऊर्जा में रहती है, डाउन में रहती है, एनर्जी लेवल डाउन रहता है पृथ्वी को। उत्तरायण में आती है तो एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, शुभता में आ जाती है।
तो दक्षिण वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो अभी पृथ्वी या 14 इसको जनवरी को ये उत्तर गोल में आ जाएगी, 6 महीने रहेगी। तो इस 6 महीने में शुभ कार्य होते हैं, इस 6 महीने में एनर्जी लेवल हाई होता है। पृथ्वी एक हाई एनर्जी लेवल से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, अच्छा अच्छा फील होता है, मन प्रसन्न होता है, खुशियाँ मिलती हैं। और जब पृथ्वी 6 महीने डाउन पर रहती है तो उस समय डिप्रेशन होता है, ठंड ज़्यादा होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये 6-6 महीने के 2 गोल होते हैं, उत्तर गोल और दक्षिण गोल, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसलिए दक्षिणायन जो है वो यम का माना जाता है और वो देवताओं का माना जाता है। तो इसलिए अब पृथ्वी का देवताओं की तरफ आना, देवताओं की तरफ तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ। पहले समझाने का तरीका यही था कि देखो पृथ्वी इस समय अभी राक्षसों की जब तरफ तरफ चली हाँ, गई है। लेकिन ये है ना कि मुझे ऐसा लगा कि जेन जी जो है या आज की जनरेशन जो है वो लॉजिक से ज़्यादा समझती है, और आपने बहुत ही अच्छे से समझाया इसको, साइंटिफिकली भी और हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा में भी। ऐसे में क्योंकि आज के ज़माने में, क्योंकि जब हम बात करते हैं पंचांग की तो वो चलता है तिथियों के हिसाब से। हिंदू कैलेंडर जो है वो तिथियों के हिसाब से चलता है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में हम एक डेट पे ही मनाएंगे। अब क्रिसमस है तो वो 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। लेकिन जो मकर संक्रांति है उसमें कई बार, अब काफ़ी कुछ सालों से तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है, कभी 14 जनवरी, कभी 15 जनवरी। ये क्यों फ़र्क क्यों आता है हमेशा? वो इसलिए होता है हमारी जो तिथि होती है चंद्रमा की गति से बनती हैं, और चंद्रमा की गति वेरिएट करती रहती है। चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो हर रोज वेरिएशन में रहती हैं। उसका मैं वैज्ञानिक आधार बताता हूँ। जैसे ये सूर्य है, इसके चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है पृथ्वी के चारों तरफ, और पृथ्वी और चंद्रमा दोनों मिलकर सूर्य के चारों तरफ करते हैं। अभी ये समझिए पूर्णिमा है और ये समझिए अमावस्या है, ऐसे इस मार्ग में कर रहा है परिक्रमा। अब ये अमावस्या से ये पूर्णिमा से जब चंद्रमा इधर आता है ऐसे परिक्रमा करता है सूर्य की तरफ, तो सूर्य की ग्रेविटी उसको फास्ट गति में खींचती है। जब वो सूर्य के नजदीक आता है पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चलता है तो उसकी गति तेज हो जाती है, क्योंकि सूर्य की अपनी जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो चंद्रमा फास्ट गति से सूर्य की तरफ भागा हुआ चला जाता है। यानी जैसे दो आदमी हाथ मिलाए, एक पहलवान टाइप हो और एक हल्का हो, और वो उसको ऐसे खींच लेगा, है ना, और दोनों टक्कर के होंगे तो स्लो हो जाएगा। तो जैसे ही वो गति फास्ट होती है तो 24 घंटे में 12 डिग्री को पार करता है चंद्रमा, लेकिन यही गति वो 18 घंटे में पार कर जाता है, यानी इतनी फास्ट हो जाती है। और जब वो फास्ट होता है पृथ्वी के पास से तो समुद्र पे जल 75% है, और समुद्र के पानी को वो ऊपर की तरफ उठा ले जाता है। यानी आप ऐसे समझो कि एक तालाब हो, पूरा भरा हुआ हो, और तालाब के बगल से एक बहुत स्पीड से ट्रक भाग के जाए तो पानी को बाहर निकाल देगा वो, है ना। फिर वो अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो जाते हैं। फिर चंद्रमा अमावस्या से प्रतिपदा की तरफ चलता है तो फिर चंद्रमा आगे की तरफ जाता है और सूर्य उसको पीछे को खींचता है। तो वो जो 12 अंश जो है उसको पार करने में उसको 30-32 घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे के बजाय, क्यों आगे की तरफ जाता है, अब चंद्रमा उसको खींचता है। तो हमारी तिथियां इसलिए वेरिएट करती हैं। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की जो तिथियां होती हैं ये वेरिएशंस में रहती हैं। तो कहीं अतिचारी गति होती है, कहीं स्लो हो जाती है। तो इस वजह से जो चंद्रमा की गति होती है उनकी वजह से ये हमारी जो तिथि हैं इनके परिवर्तन के कारण जो चाल होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए मकर संक्रांति कभी पहले आ जाती है और कभी आगे हो जाती है। तो टोटल चाल चंद्रमा की कितनी बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा।